हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी विद राहुल। आज का वीडियो हमारा टिश्यू पे होगा। ये बेसिकली हमारा सेकंड वीडियो है ऑन द टिश्यू। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने टिश्यू के बारे में देखा था, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ क्या होते हैं, कि टिश्यू क्यों ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में, और टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में देखा था, और इवन हम लोग ने उसका सब क्लासिफिकेशन भी देखा था। आज का वीडियो हमारा टिश्यू पे और ब्रॉड डिस्क्रिप्शन होगा कि टिश्यूज़ हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या बेसिकली फंक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्टेड। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था टिश्यूज़ के जनरली चार टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड हमारा नर्वस टिश्यू। ये आपके बॉडी में चार टाइप के टिश्यूज फाउंड होते हैं बेसिकली। अब हम लोग सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ये भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, पर मैं वापस एक बार समरी कर देता हूँ। फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप में क्लासिफाइड होते हैं: सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिंगल लेयर। सेकेंड वन इज़ अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मल्टीपल लेयर्स। बेसिकली क्या होता है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो सिंगल लेयर से बना रहता है, मतलब एक सिंगल लेयर, मतलब वन लाइन ओनली। बट जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको हम लोग मल्टीपल लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऐसे लेयरिंग्स होती हैं टिश्यूज़ की, एपिथेलियल टिश्यूज़ की। दो भी होते हैं, दो से चार भी होते हैं, आठ भी होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में फर्दर क्लासिफिकेशन है: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इनके भी दो टाइप होते हैं: नॉन सिलेटेड एंड सिलेटेड। लास्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके भी दो टाइप होते हैं: नॉन सिलेटेड एंड सिलेटेड। इसके डायग्राम और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, इसमें सबसे हमारा पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें दो टाइप होते हैं: केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। फिर उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड लास्ट है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली पेपर्स में कभी कभी टाइप पूछते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आप ध्यान से देखोगे इसको याद करने का तरीका। सब में इस साइड पे सब में सिंपल है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड है। आप यहाँ का नाम याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का नाम याद हो जाएगा। जैसे स्क्वैमस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्यूबॉइडल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉलमनर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। सिर्फ लास्ट का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे सिंपल में सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। हम लोग आगे देखते हैं वन बाय वन सबको। अब हमारा सबसे फर्स्ट है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। Basically simple squamous epithelial tissue is a single layer of flat cell that resemble a tile floor when viewed from the apical surface। तो बेसिकली कैसा होता है, जो घर के अंदर हमारे टाइल्स लगे होते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे शेप्स होते हैं ऐसे। तो आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू भी ना कुछ इसी तरह का ही होता है। ये बेसिकली एक टाइल होता है और इसके ऊपर हमारा सेल्स ऐसे ही ना प्लेस्ड होता है। देखिए ऐसा कुछ आप ध्यान से देखेंगे, ये जो नीचे थोड़ा ब्लैकिश कलर दिख रहा है वो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ऐसे सेल्स सिचुएटेड होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या नॉर्मल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हमारा सेल कुछ इस तरह का दिखेगा और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पेपर में आप बनाओगे तो ध्यान से यहाँ पे ऐसे बनाना। अगर इसके लोकेशन की बात करूँ तो जनरली ये ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है एंड लिम्फेटिक वेसल एंड एक्सेट्रा। ब्लड वेसल में ये जनरली कैपलरीज में प्रेजेंट होता है। कैपलरीज, अब कैपलरीज क्या होता है? कैपलरीज एक टाइप के छोटे से पाइप होते हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है और वो सिंगल लेयर से बना होता है, जिसको वहाँ पे हम लोग एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो याद रखना, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एंडोथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, तो याद रखना इट इज़ एक्चुअली अ कैपलरी मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो जनरली फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन तो आपको मालूम है, चीज़ों को छानना,
गंदगी उंदगी रहती है, तो जब यहाँ पे कोई भी चीज़ें जाएंगी तो वो एकदम साफ हो जाएगा। डिफ्यूजन की बात करूँ तो डिफ्यूजन एक टाइप का प्रोसेस है। मैं पहले आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अज्यूम करो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। सो डिफ्यूजन क्या बोलता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ज़्यादा जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा वो वहाँ से ट्रैवल करके सबसे कम वाली जगह पे जाएगा। तो बेसिकली ऐसे चीज़ें ना हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है, ब्लड एंड टिश्यूज़ में। जैसे ब्लड का काम क्या होता है? हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनको टिश्यू तक पहुंचाना। तो बेसिकली समझो ये आपका ब्लड वेसल है और ये आपके टिश्यूज़ हैं, ऐसे टिश्यूज़ हैं, और टिश्यू को खाना चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अब मॉलिक्यूल कैसे ट्रैवल करेंगे? ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड से होते होते आपके कैपिलरी को क्रॉस करेंगे और टिश्यूज़ के पास पहुंचेंगे। और इस टिश्यू ये एक्चुअली टाइप का इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सो बेसिकली आपको नाम से समझ में आ गया होगा, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप। ऐसे आप क्यूब बचपन में ड्रॉ करते होंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ क्यूब की तरह ही दिखता है। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज अ सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर होता है, ऑफ क्यूब शेप्ड सेल सराउंडेड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। लोकेशन की बात करूं तो कवर द सरफेस ऑफ द ओवरी, लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड ग्लैंड। सो मैं आपको पहले इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। बेसिकली अज्यूम करिए ये आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गए और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आपके क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे सिचुएटेड होते हैं और सेंटर में, जस्ट सेंटर में इसके क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। अब सेल है तो न्यूक्लियस तो होना ही है, तो उसके सेंटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर लोकेशन की बात करूं तो ये आपके कवर द सरफेस ऑफ द ओवरी। जनरली क्या होता है, फीमेल में जो ओवरी होता है जहाँ पे ओवम बनता है वहाँ के सरफेस को एक कवर करता है। जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा होता है, और इसके ये जो आपको इस सरफेस दिख रहा है यहाँ पे आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर सेकंड है लाइन द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स क्या होता है? किडनी में देखो मेन चीज़ होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक्चुअली मेन इसके लिए मेन होता है क्योंकि किडनी का काम क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअली करता कौन है? नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पीसीटी, फिर डीसीटी, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। उन ट्यूब्स की लाइनिंग किससे बनी रहती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इवन आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है जो आपके नेक में प्रेजेंट होता है, जो T3 एंड T4 बनाता है, वो भी आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बना रहता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो इसका फंक्शन जनरली क्या होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब ये चीज़ों को रिलीज करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। जैसे अगर मैं यहाँ अगर मैं सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो आपको बेस्ट किडनी ट्यूब्यूल से समझाता हूँ। मेन मैंने बताया किडनी का मेन काम क्या होता है? यूरिन बनाना। अब यूरिन बनेगा मतलब वो रिलीज कर रहा है, मतलब सिक्रेट कर रहा है, और यूरिन में से कुछ ज़रूरी चीज़ को एब्जॉर्ब कराना, वो क्या हो गया? हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सेम फॉर द ओवरी एंड सेम फॉर द थायराइड ग्लैंड। सो हमारा नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू रहेगा नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। देखिए जनरली क्या होता है, एपिथेलियल और एपिथेलियम में कंफ्यूज मत होइएगा। एपिथेलियल और एपिथेलियम एक ही नाम है, बस डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब एक ही टिश्यू के दो अलग अलग नाम है। आइदर आप दिस यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एपिथेलियल भी बोल सकते हो। तो जनरली नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ नॉन सिलेटेड कॉलमनर कॉलम लाइक सेल। तो बेसिकली कैसा उसका स्ट्रक्चर है? अज्यूम करो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसमें जो सेल्स होंगे वो कॉलम टाइप होंगे, ऐसे कॉलम्स,
जैसे घरों में कॉलम्स बनाए जाते हैं उसके बेस या उसके छत को मजबूत बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे भी ऐसे कॉलम्स होते हैं। और एक कॉलम, और इसमें जो न्यूक्लियस, ओवल न्यूक्लियर नियर द बेस ऑफ द सेल, इसमें जो न्यूक्लिया होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा पर थोड़े नीचे प्रेजेंट होगा। ओवल का मतलब अंडे शेप का, ऐसा, नॉट परफेक्ट सर्कुलर शेप, ऐसा। अब इसके लोकेशन की बात करूँ तो इट्स लोकेटेड इन द लाइन ऑफ द GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड डक्ट ऑफ द गॉल ब्लैडर। सो बेसिकली GIT क्या होता है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो GIT होता है ना वो आपका माउथ से स्टार्ट होता है, मतलब आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। मतलब ये ऐसी जगह जहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट होता है या टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और एब्जॉर्ब होता है। उनके अगर मैं लाइन की बात करूँ, अज्यूम करो ये आपके GIT है, ये एक टाइप का पाइप होता है, उसका ये जो सरफेस है ना अंदर वाला, ये आपके नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। सेकेंड है गॉल ब्लैडर। लीवर के नीचे ना एक ग्लैंड होता है या जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस को स्टोर करता है। अब बाइल जूस क्या होता है वो हम लोग आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे। तो जो इसका डक्ट होता है ये वाला पार्ट, ये भी आपका नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ तो इसका फंक्शन भी सेम है, पहले सिक्रेशन में हेल्प करता है, फिर सेकेंड है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सिक्रेशन की बात करूँ तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको मालूम होगा आपके पेट में बहुत सारे जूसेस केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो हो गया आपका सिक्रेशन फंक्शन। और एब्जॉर्प्शन की बात करूँ तो आपका खाना पचता है, खाना पचने के बाद या मतलब खाना डाइजेस्ट होने के बाद या उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वो खाना एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा GIT क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और याद रखना ये भी आपका सिंपल मतलब सिंगल लेयर से बना होता है, मतलब वन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें और पिछले वाले इसमें स्लाइड में एक ही डिफरेंस है कि ये भी कॉलम शेप ही होता है। मतलब अज्यूम करो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपके सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, ऐसे। और बेस, एट द बेस और सेंटर में आपके क्या है, ओवल शेप के न्यूक्लियस होते हैं, परफेक्ट नॉट सर्कल। और इसके ऊपर ना ऐसे ना छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको सीलिया बोलते हैं। इस सीलिया आपके बॉडी में बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत जगहों पे पाया जाता है और इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। सो सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल इज अ सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉलम सेल विद द ओवल न्यूक्लियर नियर द बेस ऑफ द सेल। सो बेसिकली जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है वही डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा हुआ है कि सिंगल लेयर से बना होता है, सिलिएटेड होता है और कॉलम शेप के सेल्स होते हैं और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में पर नीचे थोड़ा बेस में प्रेजेंट होता है और एट द बेस उसका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा होता है। फिर अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो इट लाइन द सम ब्रोंक्यूल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, मतलब जहाँ से आपकी सांस अंदर जाती है या जहाँ से आप सांस छोड़ते हो, वहाँ का कुछ एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन में आपके सीलियस होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे इसका काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो साथ में बहुत सारे गंदी हवा, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरस को भी इनहेल करते हैं। तो ये जो सीलियस होते हैं ना उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और जब आपको खांसी आता है तो ये जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाते हैं आपके गले के बाहर। जैसा आपको मालूम होगा जब आप कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पे जाते हो आप तुरंत खांसने लगते हो। इसका कारण क्या होता है, धूल मिट्टी के साथ जब आप सांस लेते हो धूल मिट्टी वाली जगह पे तो साथ में डस्ट पार्टिकल भी अंदर जाता है और डस्ट पार्टिकल आपके वो रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। फिर यूट्रिन और फैलोपियन ट्यूब, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है।
यूट्रिन और फैलोपियन ट्यूब का काम होता है, ये ओवम को स्विम करने में हेल्प करता है या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जैसे एक बंदा कभी भी स्विमिंग पूल में कैसे स्विम करता है, वैसे ही ना ये जो सीलियस हैं वो ओवम को स्विम करने में हेल्प करते हैं, मतलब ऐसा मूव करने में हेल्प करते हैं। एंड ये उसके बाद यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है। यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और यूट्रस में सीलिया इसलिए प्रेजेंट होता है कि जिसके वजह से स्पर्म ट्रैवल कर सके और ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज हो सके। अब इसके फंक्शन की बात करूँ तो मूविंग म्यूकस एंड फॉरेन पार्टिकल्स टुवर्ड द थ्रोट। अब वही जैसा मैंने अभी बताया ना, जैसे आप कोई भी डस्ट वाली जगह पे जाते हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, तो आप तुरंत खांसने लगते हो, क्योंकि आपका जो म्यूकस होता है, मतलब जिसको आप स्प्यूटम भी बोलते हो, जो आपके गले से कफ निकलता है ना, वो ये कफ के थ्रू आपका एक्चुअली कफ के थ्रू डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकलता है। और ये क्यों निकल पाता है? बिकॉज ऑफ दिस सीलियस। अरे सीलियस नहीं रहते तो आपके सारे डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में जमा हो जाते हैं और ब्लॉकेज कॉज करता है। सीलिया ऑल्सो हेल्प और मूव ओ साइड्स। यहाँ पे ओ साइड्स का मतलब ओवम है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज होता है, एंड एक्सपेल फ्रॉम द ओवरीज। तो अज्यूम करो ये फीमेल का ओवरी है जहाँ पे ओवम बना। अभी ओवम को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कौन हेल्प कर रहा है? ये सीलिया ही मदद करता है। समझा? अभी देखिए हमारा नेक्स्ट टिश्यू है नॉन सिलेटेड, सिलेटेड, अदर सिलेटेड नहीं तो नॉन सिलेटेड, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं आपको सबका नाम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन सिलेटेड मतलब जिसमें सीलियस नहीं है, मतलब वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं है, ऐसा सीलियस। देखिए अगर डायग्राम में दिख रहा होगा तो आपका ये वाला हेयर लाइक प्रोजेक्शन। अगर सीलिया है मतलब हेयर प्रोजेक्शन है तो उसको सिलेटेड बोलते हैं। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। फिर कॉलमनर तो आपको मालूम होगा, कॉलम शेप एपिथेलियल। तो अगर आपके बॉडी में फॉल्स मतलब झूठा मल्टीपल लेयर है और कॉलम शेप का, तो उसको हम लोग सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पर बोलते हैं। अगर उसमें सीलिया तो सिलेटेड, अगर सीलिया प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सिलेटेड। तो देखो इसको फॉल्स क्यों बोलते हैं, ये आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपके कॉलम शेप का डायग्राम है। तो आप ध्यान से देखेंगे कॉलम शेप में हम लोग ने देखा था जो न्यूक्लियस होता है उस बेस में प्रेजेंट होता है और एक लीनियर में प्रेजेंट होता है, मतलब एक लाइन में प्रेजेंट होता है। पर यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ पे है तो एक न्यूक्लियस इधर पे, फिर इधर इधर इधर, ऐसे अलग अलग मतलब इंटरवल पे प्रेजेंट है एट अलग अलग डिस्टेंस पे। तो इसकी वजह से हम जब इसको दूर से देखते हैं ना तो ऐसे लगता है मल्टीपल लेयर है, पर एक्चुअली जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली तो एक ही टिश्यू है, बस इसका न्यूक्लियस जो होता है ना वो अलग अलग प्रेजेंट है। इसको जैसे देखिए आप अज्यूम कीजिए पहाड़ है, अभी आपको ऐसा लग रहा है दूर से कि 3 पहाड़ है और ये 2 पहाड़ आगे और एक पहाड़ पीछे प्रेजेंट है। पर जब आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली ये वाला जो बीच का पहाड़ है ये से जुड़ा हुआ है, दोनों पहाड़ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा लगता है 2 पहाड़, यहाँ पे टोटल 3 पहाड़ है और अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। पर ध्यान से देखोगे तो एक ही लीनियर में, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी सेम होता है, न्यूक्लियस अलग अलग लाइन में प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर्स हैं। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड जो होता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू appears to have a several layer because cell nucleus are at various level। ये क्यों हमको मल्टीपल लेयर दिख रहा है? बिकॉज जो उसके न्यूक्लिया होते हैं वो अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट है। ऑल सेल आर अटैच टू द बेसमेंट। जितने भी सेल्स होते हैं किससे अटैच होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन इन अ सिंगल लेयर बट सम सेल्स डू नॉट एक्सटेंड टू द अपिकल सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कुछ सेल्स ना ऊपर तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गए, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे से और एट द सेंटर में मतलब बीच में वो क्या हो गया? एंड हो गए। और कुछ सेल जो ऊपर तक पहुँच रहे हैं। तो इसी कारण से हमको ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर्स हैं। इसकी वजह से हमको फॉल्स फीलिंग होता है। मल्टी लेयर टिश्यूज थस द नेम सूडो स्ट्रैटिफाइड और सूडो मीन्स फॉल्स। अगर इसका लोकेशन की बात करूँ तो प्रेजेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना जहाँ से सांस अंदर या बाहर जाता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। होता क्या है? ये आपके जनरल फेरिंग्स और लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं और सम पार्ट ऑफ द ट्रैकिया
इसके अलावा पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास होता है, स्पर्म पास होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर इसका फंक्शन की बात करें तो ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स, अब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। अगर देखो सीलिया रहेगा तो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर सकता है, क्योंकि जब मैंने बताया था जब आप सांस लेते हो तो साथ में डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया को भी आप इनहेल करते हो, तो ये सीलिया प्रेजेंट होगा ना तो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। तो जब आप कफ निकालते हो, मतलब खांसी करते हो, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके गले से बाहर निकल जाता है। इसमें इतना ही है। सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सो अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द स्लाइड याद होगा तो हम लोग ने एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट में क्लासीफाइड किया था, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मीन्स सिंगल लेयर एंड स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर्स, मतलब एक के ऊपर एक लेयर। तो अभी इसी स्ट्रेटिफाइड में हम लोग पहला देखने वाले स्क्वैमस। अब स्क्वैमस में भी हम लोग ने दो टाइप के देखे थे, केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज। सो इसमें हम लोग जनरली किस पे फोकस करेंगे, केराटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। सो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेम होने वाला है। एक फ्लैट बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल्स होगा। देखो बेसिकली ऐसा दिखेगा कुछ, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ऐसा सेल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्रेजेंट होगा। और देखिए ये तो हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अभी केराटिनाइज का मतलब क्या होता है, केराटिनाइज ना एक एक्चुअली बॉडी में एक टाइप का एक प्रोटीन फाइंड होता है जिसका नाम है कैरेटिन। अगर समझिए इस सेल है, सेल के आस, ये आपका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल होता है, मतलब एक टाइप का लिक्विड मटेरियल होता है। अगर इस लिक्विड मटेरियल के अंदर आपका कैरेटिन टाइप का एक प्रोटीन फाइंड होता है और वो स्क्वैमस टाइप, उसका शेप जो है सेल का शेप स्क्वैमस टाइप में दिख रहा है और एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना आपका स्किन। अब ध्यान से देखेंगे स्किन के जो सेल्स होते हैं ना काफ़ी टफ होते हैं और काफ़ी सख्त होते हैं और थोड़ा नॉन प्रूफ भी होता है, मतलब एक टाइप का वाटर प्रूफिंग देता है, आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ये जो आपके स्किन के सेल्स हैं ना एक्चुअली कौन से टाइप होते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल हैज़ अ 2 और मोर लेयर, मतलब दो रहेंगे नहीं तो 2 से ज़्यादा रहने वाले। याद रखना मिनिमम 2 रहने चाहिए, अगर सिंगल हो एक रहता तो सिंपल में आ जाता। सेल इन द अपाइकल लेयर and several layer deep to it or attached squamous cell in the deeper layer vary from cuboidal to columnar। so basically description में क्या बोला है कि जैसे ये आपका cuboidal to columnar सेल्स है और जैसे जैसे आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो सेल एकदम चपटा होते गया है। एक्चुअली ये जो चपटे सेल्स है ना यही आपके मेन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, जो जनरली कभी कभी ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि आपके क्यूबॉइडल और कॉलमनर प्रेजेंट ही हो, कभी कभी नहीं भी होता तो भी चलता है। और कैरेटिन को देखने के लिए देखिए ध्यान से, ये आपका स्किन है, स्किन मतलब सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया है। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे आपका एक सेल है, दिख रहा है, ये एक सेल का फोटो है। आप ध्यान से देखेंगे ब्राउन कलर का और थोड़ा ग्रेइश कलर का प्रोटीन दिख रहा होगा, यही आपके मेन कैरेटिन होते हैं। और ये जनरली ना न्यूक्लियस के ऊपर सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं बाय द यूवी रेडिएशन। अब यूवी रेडिएशन क्या होता है, जब धूप से, मालूम है धूप, सुबह का धूप हमारे लिए अच्छा होता है पर जो दोपहर का धूप होता है, जो सबसे कड़क की धूप होती है, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत लोग को स्किन कैंसर कॉज करता है। तो कैरेटिन जो है ना वो न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर बना देता है, जैसा घर पे छत होता है वैसे एक छत की तरह काम करता है। और इसके वजह से ना जो सनलाइट का यूवी रेडिएशन होता है ना इस न्यूक्लियस के ऊपर पड़ नहीं पाता है और इसके वजह से आपका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होता तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा आपको मालूम होगा फॉरेनर्स, उनके बॉडी में कैरेटिन की बहुत कमी होती है, इसके लिए वो ज़्यादा धूप में चल नहीं पाते या ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते और उनका बॉडी रेड पड़ जाता है। पर वहीं अभी मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूँ, इंडियंस की बात करूँ, तो उनके बॉडी के स्किन पे बहुत कैरेटिन प्रेजेंट होता है जो कि अच्छी चीज़ है। अगेन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम डेवलप टफ लेयर, सख्त, वही जैसे मैंने बताया था एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लेयर बना देता है कैरेटिन
इन द अपाइकल ऑफ द सेल एंड सेवरल लेयर डीप टू इट, मतलब ऊपर भी केराटिन प्रेजेंट है और सेल जो स्किन के एकदम नीचे हैं उसके अंदर भी आपके एपिथेलियल टिश्यू के उसका जो आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू वो भी केराटिन से बने हैं। अगर इसके लोकेशन की बात करूँ तो केराटिनाइज वैरायटी फॉर्म द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के वही ऊपर प्रेजेंट होता है जनरली, जो आपके हाथ होते हैं पूरे शरीर में जो भी जहाँ जहाँ पे स्किन आपको दिख रहा है वो आपके केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। अगर इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये किस में काम आता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन। जब भी खुरदुरा सरफेस मालूम होगा आपको, जहाँ पे एकदम रफ सरफेस, अगर वहाँ पे आपका स्किन रगड़ता है, मतलब स्किन रफ होता है तो मतलब ऊपर की स्किन निकल जाती है। क्यों? ये आपके स्किन जो होता है ना एक्चुअली अंदर के पार्ट को या अंदर के ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, तो वही बोला गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एब्रेशन। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, याद है अभी मैंने बताया था आपको जस्ट कि सनलाइट से यूवी रेज आते हैं जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी बोलते हैं, और हमारा जो स्किन में केराटिन प्रेजेंट है वो हमको उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेन इन्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका केराटिन है स्किन का, समझिए आपका स्किन है और इसके ऊपर जो केराटिन की लेयर है ये बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकता है। तो एक टाइप का प्रोटेक्शन या बैरियर की तरह काम कर रहा है आपके बॉडी में। नेक्स्ट हमारा सेल रहेगा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेम है जैसे हम लोग ने केराटिनाइज देखा, पर इसके साइटोसोल में, मतलब सेल के अंदर कोई भी केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं तो स्किन के ऊपर तो प्रेजेंट होने वाला नहीं है, जनरली आपके बॉडी के अंदर ही मिलने वाला होता है। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू डज नॉट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केराटिन। लिटिल बिट अमाउंट रहता है, नहीं तो नेग्लिजिबल ही होते हैं, जनरली हम लोग नेग्लिजिबल ही कंसिडर करते हैं एट द अपाइकल सरफेस, मतलब ऊपर वाले लेयर पे, एंड सेवरल लेयर डीप एंड इट्स कंटिन्यूसली। सो ये देखिए, ये जो फोटो ना सबसे बेस्ट फोटो है फॉर द स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान से देखेंगे सेल का अपने कुछ शेप नहीं है और जो न्यूक्लियस एकदम सेंटर में लोकेटेड है, और एक टाइल, ये मतलब वही टाइल की तरह होता है और सेल एक के ऊपर एक सेल है। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें कोई भी केराटिन नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड। मॉइस्चर द म्यूकस फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड ऑर्गेनल्स एंड नॉन रिप्लेस्ड। तो जनरली क्या होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे आपको मालूम है आपका स्किन ओरल, ये अज्यूम करो आपका ओरल कैविटी, आपका माउथ है, माउथ के अंदर ये सब एरिया में ना आपके ना जनरली यही टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसके आसपास जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं उनमें भी ये टिश्यू पाए जाते हैं, और जनरली ना ये बॉडी में ज़्यादा रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। जैसा केराटिनाइज्ड में ना आपका एक्चुअली होता क्या है, अगर एक सेल डैमेज हो तो वहाँ पे जल्दी से एक नया सेल आ जाता है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, जनरली जो माउथ के चोट होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। अगर इसके लोकेशन की बात करूँ तो नॉन केराटिनाइज्ड वैरायटी लाइंस ऑन द वेट सरफेस, जनरली जहाँ पे एरिया वेट होता है या गीला होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको माउथ बताया, आपको मालूम होगा आपका माउथ हमेशा कंटिन्यूसली वेट होता है बिकॉज ऑफ सलाइवा की वजह से, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइनिंग ऑफ द माउथ। इसके अलावा ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, जहाँ से आपका खाना माउथ से स्टमक तक पहुँचता है। फिर पार्ट ऑफ द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या होता है, एक टाइप का फ्लैप होता है जो खाने को सांस वाले नली में जाने नहीं देता है। कभी कभी हम लोग खाना खाने के टाइम बोलते रहते हैं और खाना सरक जाता है ना या अटक जाता है, क्योंकि वो खाना आपके विंड पाइप में चला जाता है। तो चीज़ ना हो एपिग्लॉटिस, उसके ऊपर एक टाइप का समझिए, ये आपका विंड पाइप है और ये आपका फूड पाइप है। तो जब आप खाना खाते हो तो ये आपका विंड पाइप ऐसा क्लोज होता है और इस क्लोज फ्लैप को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। तो ये भी आपका नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। फिर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में जनरली फेरिंग्स आपका जो एक टाइप का कॉमन पॉइंट है फॉर द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। अज्यूम करो ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, तो ये आपका माउथ है। तो माउथ का ये वाले पार्ट को ओरल कैविटी बोलते हैं
और ये जो ई वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद फीमेल के वजाना में प्रेजेंट होता है एंड कवर्स द टंग, मतलब ये आपकी जिप के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। अगर इसके लोकेशन फंक्शन की बात करूं, ये आपका फंक्शन आएगा इधर, तो ये डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके बॉडी में अंदर जाने से रोकता है बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो जनरली जैसा हम लोग ने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में इसका स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और क्यूब्स होते हैं छोटे छोटे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी सेम होने वाला है, बस वहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे ऐसे दो होंगे या मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो न्यूक्लियस का लोकेशन होता है, याद रखना हमेशा सेंटर में होगा और स्पेरिकल शेप का होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना आप। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल हैज अ 2 और मोर लेयर ऑफ द सेल, वही दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सेल इन अपाइकल आर क्यूब शेप, फेयरली रेयर टाइप। मीन्स कैसा बेसिकली कि मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो क्यूब सेल का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और बहुत ही रेयर केसेस में ही आइदर क्यूब शेप का होगा, नहीं तो दूसरे शेप का होता है बेसिकली। अगर इसके लोकेशन की बात करो तो डक्ट ऑफ अडल्ट स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड क्या होता है? जहाँ से पसीने रिलीज होते हैं, मतलब स्वेटिंग। तो ये आपका अज्यूम करो आपका स्वेट ग्लैंड है, आपके जनरली स्किन में प्रेजेंट होता है। ये समझो साइड साइड में स्किन होता है, ये स्वेट ग्लैंड का डक्ट होता है ये वाला पार्ट, और ये स्वेट जहाँ पे स्वेट बनता है ये वाला ग्लैंड, उसके इस ग्लैंड के आसपास जो लेयरिंग होती है वो किससे बनती है? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। उसके बाद है ईसोफेगल ग्लैंड, वही सेम फूड पाइप, जो आपका फूड पाइप होता है, इसके साइड साइड में आपके ऐसा क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है। फिर पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, मतलब मेल वही जहाँ से यूरिन पास होता है। अगर इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लिमिटेड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत रेयर केसेस में सिक्रेशन या एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे अगर मैं स्वेट ग्लैंड की बात करूँ, तो क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है। क्या सिक्रेट कर रहा है? स्वेट रिलीज कर रहा है, तो तुम्हारा सिक्रेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन बहुत रेयर केसेस में होता है, नहीं तो जनरली एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज मल्टीपल लेयरिंग की वजह से मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ नहीं हो पाते या इंसर्ट नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सेम इसका भी स्ट्रक्चर सेम होने वाला है, बस क्यूबॉइडल होंगे, ऐसे कॉलम्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स होंगे एक के ऊपर एक। और याद है ना, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस में लोकेटेड होता है और ओवल शेप का होता है। तो बेसल लेयर इन द स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द शॉर्टेंड इरेगुलर शेप्ड सेल, ओनली अपाइकल सर्फ लेयर हैज अ कॉलमनर सेल अनकॉमन। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इसके बेसमेंट के सेल्स होंगे ना, वो थोड़े इरेगुलर होंगे, जैसा अपना स्क्वायमस का होता है, इरेगुलर शेप का थोड़ा। पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये कौन सा शेप का हो जाता है? कॉलम शेप का हो जाता है। अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो ये लार्ज एक्सक्रेटरी डक्ट में प्रेजेंट होता है सम ग्लैंड सच एज द इसोफेगल ग्लैंड। तो देखो इसोफेगल ग्लैंड वही आपका फूड पाइप, जूम करो, ये आपके फूड पाइप है। फूड पाइप के आसपास ना छोटे छोटे ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस ना एक टाइप का ना लेयर बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया हो जाता है ना थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फूड जो होता है ना वो इजीली क्या हो जाता है? अंदर जा पाता है, मतलब आपके स्टमक तक जा पाता है। जैसे करो ये आपका स्टमक है वहाँ तक, वो जैसा देखो ग्राउंड पे ऑयल गिर जाता है तो कैसे पैर हमारा फिसलता है, तो सेम यहाँ पे भी होता है। म्यूकस अगर रिलीज होते रहता है तो फूड जो होता है इजीली स्लिप हो जाता है इसोफेगस ट्यूब से। फिर उसके बाद स्मॉल एरिया ऑफ एनल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पार्ट ऑफ द कंजक्टाइवा ऑफ द आई। कंजक्टाइवा मीन्स क्या होता है? ये आपका, अगर आप अपनी आंखों को आईने में देखोगे तो इस आपको मालूम है एक लेंस दिखता है, लेंस के ऊपर इस सफ़ेद कलर का एरिया दिखता है ना जी, ये देखो इसको कॉर्निया बोलते हैं। जो आपको लेंस दिखता है ना एक्चुअल, वो आपका कॉर्निया होता है। और जो ये वाइट वाला पार्ट दिखता है आंखों का, इसको स्क्लेरा बोलते हैं।
तो स्क्लेरा को स्टार्टिंग पार्ट को हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। अगर फंक्शन की बात करूँ तो सेम फॉर द प्रोटेक्शन एंड द सिक्रेशन। तो सिक्रेशन में हम लोग ने देखा इसोफेगस ट्यूब, और प्रोटेक्शन आपका आई। जो स्क्लेरा होता है आपके आँखों को प्रोटेक्ट करता है कचड़े उचड़े से या डस्ट पार्टिकल से। सो अभी हमारा नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज अ वेरिएबल अपीयरेंस और ट्रांजिशनल इन इट रिलैक्स और अनस्ट्रेच्ड स्टेट it look like a stratified cuboidal epithelial tissue expected apical layer. Cell extent tends to be large and rounded. As the tissue stretch, cell become flatter and give the appearance of stratified squamous epithelium. Multiple layers and elastic make it ideal for the lining of hollow structure. Example urinary bladder. Subject expansion from within. सो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, सेल के शेप चेंज होते हैं। जैसा इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशनल इफेक्ट्स होते हैं तो लाइट और चेंज होते हैं, लाइट इफेक्ट चेंज होते हैं, वैसे यहाँ पे भी चेंजेस होते हैं। तो अज्यूम करो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक टाइप का ब्लैडर या पाउच होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है और ये आपके पैल्विक पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब यूरिन आपका स्टोर मतलब ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जब आपका एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, तो ये कंस्ट्रिक्ट होता है, मतलब ऐसा दबा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे यूरिन बढ़ता है इस यूरिनरी ब्लैडर में, ये रिलैक्स होने लगता है, मतलब फैलने लगता है। फैलने की वजह से ना, अब देखो स्ट्रेच और रिलैक्स होने की वजह से ना सेल के शेप चेंज होते रहते हैं। तो जनरली जब स्ट्रेच होता है तो उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, पर जैसे वो स्ट्रेच हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। इसी प्रॉपर्टी को या इसी सेल टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अगर लोकेशन की बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है एंड सम पोर्शन ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा। दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जहाँ से यूरिन एंड स्पर्म पास होता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो अलाउ द यूरिनरी ऑर्गन टू स्ट्रेच and maintain the protective lining the holding variable amount of fluid without rupturing। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं कैपेसिटी से ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर करूँगा तो यूरिनरी ब्लैडर फट सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब सेल का साइज चेंज होता है ना तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन स्टोर होता है। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अभी ये जो स्लाइड है ये इसका हम लोग ने जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज किए हैं ये उसका ओवरव्यू है, जैसे सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, ऐसे डॉट बहुत सारे। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सारे एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन और उसका फंक्शन आप देख सकते हो सकता है कुछ एरिया जैसा यहाँ पे मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जहाँ से मिल्क का सिक्रेशन होता है, जनरली फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। ऐसे कुछ चीज़ें होंगे जो यहाँ हम लोग ने लेक्चर्स में मतलब प्रीवियस स्लाइड में कवर नहीं किए रहेंगे, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और इसके डायग्राम है, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्लासिफिकेशन और डायग्राम ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टिश्यू है मस्कुलर। एपिथेलियम तो खत्म हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टिश्यू आएगा मस्कुलर टिश्यू। तो जनरली जो ह्यूमन होते हैं ना उसमें 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्केलेटल, कार्डियक एंड हमारा स्मूथ। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं ना जो वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपके हाथ के मसल, पैर के मसल, आपके कमर के मसल, कमर मतलब आपके बैक साइड के मसल, ये सब स्केलेटल मसल से बना होता है। जनरली इस पर आपका कंट्रोल होता है। कार्डियक मसल वो मसल्स होते हैं जो आपके सिर्फ हार्ट पर प्रेजेंट होता है। कार्डिया मतलब हार्ट। और ये याद रखना ये इनवॉलेंट्री होता है, इस पर आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये याद, इसके अलावा ये सिर्फ हार्ट पर प्रेजेंट होता है। अभी स्मूथ मसल टोटली इनवॉलेंट्री होता है और ये जनरली विसरल ऑर्गन्स पे मिलता है। अब विसरल ऑर्गन क्या होता है, विसरल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो खुद से काम करते हैं, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपका लंग्स, हार्ट पे तो कार्डियक मसल हो गया, फिर आपका स्टमक हो गया, इसोफेगस हो गया,
फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या ब्लड वेसल्स, मतलब है ना ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होते हैं और डायलेट भी होते हैं, मतलब ल्यूमेन का साइज छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ये सारे किससे बने हुए हैं? स्मूथ मसल से। और इसका मसल्स का काम जनरली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करना, और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमको मूवमेंट में हेल्प मिलता है। अब वन बाय वन थोड़ा बहुत देख लेते हैं सारे मसल्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट मसल है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कंसिस्ट लॉन्ग cylindrical striated fiber striation are alternating light and dark band within the fiber that are visible under the light microscope। तो जनरली क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो ऐसा डार्क लाइट बैंड होते हैं, और ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, सम कभी कभी शॉर्ट्स भी होते हैं। और इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखो तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दिखेगा आपको। मतलब जैसे देखो ये आपका लाइट बैंड हो गया, तो ये आपका डार्क बैंड हो गया ऐसे। स्केलेटल मसल फाइबर आर ग्रेटली इन लेंथ फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू द इन शॉर्ट मसल टू 30 to 40 सेंटीमीटर, मतलब छोटे सेंटीमीटर से लगेगा 30 से 40 सेंटीमीटर का भी ये मसल होता है। इट इज़ अ लॉन्गेस्ट मसल। मसल फाइबर इज रफ cylindrical multinucleated cell with nuclei at the periphery. Skeletal muscle are considered voluntary because it can be made to contraction relax by the conscious control, मतलब जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। और इसमें याद रखना मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, तो इसके लिए हम लोग उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोलते हैं। अगर लोकेशन की बात करूँ तो यूजली अटैच टू द बोन बाय द टेंडॉन्स। अज्यूम करो ये आपका बोन है, दिख रहा होगा आपको हाथ में, ये फिगर में ये बोन है, और ये आपको अगर ये ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है ये आपके टेंडॉन्स होते हैं, और ये आपके जो ये ब्राउनिश दिख रहे हैं ये आपके मसल्स होते हैं। तो जनरली जो मसल होता है बोन से कैसे अटैच होता है? बाय द हेल्प ऑफ टेंडॉन्स। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो मोशन में हेल्प करता है, मतलब चलने फिरने या कोई काम करने में। फिर पोस्चर, आप अगर खड़े हो तो आप इसलिए खड़े हो पा रहे हो बिकॉज ऑफ आपके मसल की वजह से। फिर ये हार्ट, जो भी आपके मसल स्केलेटल मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ना हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रांचेस स्ट्राइटेड फाइबर दैट यूजुअली वन और सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। देखो होता क्या है, अज्यूम करो ये आपके कार्डियक मसल है, तो कार्डियक मसल में ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और इसमें भी सेम तुम्हारा अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, एक यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे होगा। एक्चुअली आप लोग को लग रहा होगा तो ये तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, पर ऐसा नहीं है। ये जो ब्रांचेस है ना ये अलग मसल है, ये भी अलग मसल है, तो अलग अलग मसल्स के अपने अपने एक न्यूक्लियस होते हैं। जैसे एक मसल, ये वाला जो लाइन दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप, ये एक मसल है तो इसका एक न्यूक्लियस हो गया, जिससे देखो फिगर में दिख रहा है। और ऐसा बीच में देखिए ब्लू कलर का ऐसा स्ट्राइशन है, लाइनिंग है, इसको इंटरकलेक्टेड डिस्क बोलते हैं, जो अलग अलग मसल को जोड़ के रखते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंटरकलेक्टेड डिस्क होगा, यहाँ पे एक इंटरकलेक्टेड डिस्क होगा ऐसा। दिस इंटरकलेक्टेड डिस्क कंटेन डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन। अभी क्या होता है जब हम लोग हार्ट चैप्टर को कवर करेंगे तब हम लोग देखेंगे। डेस्मोसोम्स strengthen the tissue and hold the fiber together during vigorous contraction। देखो जब हार्ट फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो हार्ट के मसल को एक जगह पे पकड़ के रखने के लिए कि हार्ट के मसल टूट ना जाए, जिससे रस्सी के साथ ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा टेंशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो रस्सी के साथ टूट जाती है, वो चीज़ ना हो। तो ये जो डेस्मोसोम है एक टाइप का जंक्शन होता है जो उसको होल्ड करके रखता है। गैप जंक्शन प्रोवाइड क्विक कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू आउट द हार्ट। अब हार्ट में मालूम है हार्ट के पास खुद का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हार्ट में ना ऐसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। अभी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस गैप जंक्शन, मतलब
इस गैप जंक्शन की वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी इसलिए यहाँ पे फ्लो हो पाता है और इसकी वजह से हार्ट कॉन्टैक्ट और रिलैक्स हो पाता है। और जो कार्डियक मसल है इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है, नॉट कॉन्शियस, मतलब जिसमें आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये फिगर सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे आपके हार्ट के मसल्स है और उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचिंग अराइज हुए हैं और ये लाइनिंग दिख रहा है, ये आपके इंटरकलेक्टेड डिस्क होते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करो तो सिर्फ हार्ट वॉल पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन की बात करो तो पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वही है, जब तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक आपका ब्लड रिलीज नहीं होगा इन द ब्लड वेसल। इसके बाद लास्ट है हमारा स्मूथ मसल। स्मूथ मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फाइबर यूजली इनवॉलेंटरी एंड नॉन स्ट्राइटेड लेग्स टाइशन हैंस टर्म द स्मूथ। तो जनरली आप यहाँ इसके पहले वाले दो टिश्यू में देखेंगे तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है, पर इस स्मूथ मसल में ऐसा कोई भी अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके लिए इसका जो सरफेस एरिया रहता है एकदम स्मूथ होता है और ये टोटली इनवॉलेंटरी होता है, याद रखना। स्मूथ मसल फाइबर आर इज अ स्मॉल स्पिंडल शेप्ड सेल थिकन इन द मिडल टैपर्ड एट द ईच एंड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला एंड दिख रहा है, ये वाला एंड और ये वाला एंड टैपर्ड होता है, मतलब चपटा हुआ, पर जो बीच वाला पार्ट होता है डायलेटेड होता है, मतलब उसका ब्रेथ ज़्यादा होता है। ऐसे आपका स्मूथ मसल देखिए यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, तो ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। कंटेनिंग अ सिंगल सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस। अभी आप ध्यान से देखेंगे हर एक स्मूथ मसल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है। गैप जंक्शन कनेक्टेड मैनी इंडिविजुअल फाइबर इन मैनी स्मूथ मसल टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब वही स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है और बहुत सारे स्मूथ मसल गैप जंक्शन से जुड़े हैं। जैसा दो रस्सी को जोड़ने के लिए हम लोग कैसे गांठ बांधते हैं, वैसे एक जंक्शन भी वैसे ही कुछ होते हैं। वेयर द गैप जंक्शन आर एब्सेंट सच इज द आइरिस ऑफ द आई। जनरली आइरिस क्या होता है, एक मसल होता है आपकी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लेंस, जो आंखों में लेंस होता है ना, उसको होल्ड करके रखता है। उसमें गैप जंक्शन नहीं होता है उस, क्योंकि वो शॉर्ट स्मॉल टिश्यू स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, इसके लिए। जहाँ जहाँ पे लॉन्ग स्मूथ टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ज़्यादा एरिया को कवर करना रहता है, तो वहाँ पे ऐसे गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल लाइक द स्केलेटल मसल फाइबर। तो जैसे आपका स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, वैसे स्मूथ मसल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, पर याद रखना ये आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये आपके ब्रेन मतलब आपके इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स में आते हैं। लोकेशन की बात करो तो आइरिस ऑफ द आई। आपको आपने देखा रहेगा बहुत बार आपकी आंखों की पुतलियाँ छोटी और बड़ी होती हैं। जैसे बिल्ली में आप देखोगे रात को बिल्ली की आंखें काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनका प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहीं उसी बिल्ली को आप दिन में देखोगे तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। ये सब किसकी वजह से होता है, आइरिस ऑफ द आई की वजह से होते हैं। फिर वॉल ऑफ द हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर सच एज द ब्लड वेसल, आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस में प्रेजेंट होता है। यूट्रस जो है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फंक्शन की बात करो तो ये हेल्प किस में करता है, मोशन में। तो जनरली ऑल मसल्स जो होते हैं मोशन में हेल्प करते हैं। कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल एंड द एयरवे। अभी देखो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्चुअली क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर वही जब आपको बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर गिर गया, क्योंकि वहाँ पे वैसो डायलेशन हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लड वेसल का साइज बढ़ जाता है। फिर आपका एयरवे मतलब आपका लंग्स। फिर प्रपल्शन ऑफ द फूड थ्रू द GIT ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। प्रपल्शन मतलब खाना अंदर जाता है। अब जब खाना खाते हो तो मालूम है अगले दिन वो एनएस के थ्रू बाहर जाता है, क्यों, फूड आपका पूरा ट्रैवल करता है GIT को, इसी को क्या बोलते हैं, प्रपल्शन ऑफ द फूड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जब आपका यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो यूरिन पास होगा। और यूरिनरी ब्लैडर याद है ना, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है टेम्पररी कुछ टाइम के लिए, तो ये एरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी यूरिन आपका बाहर आएगा। फिर सेकंड है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। जब आप खाना खाते हो तो गॉल ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट होता है या दबता है, जिसकी वजह से बाइल जूस रिलीज होता है और आपका फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो पाता है। थैंक यू। Subscribe my channel and like, follow for more videos.
फार्मेसी विद राहुल। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।